अच्छा, आज हम लोग अब शुरू करने वाले हैं तीसरा दृश्य, ठीक है। और दादाजी पिछले वाले दृश्य में सबको समझा दिए थे कि बेला से यानी छोटी बहू से कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, सब लोग उसका आदर करेंगे क्योंकि वो बड़े घर से आई हुई और बहुत पढ़ी लिखी है। अब देखते हैं कि इस कहानी का अंत और इस कहानी में आखिर क्या मोड़ आती है। बेला क्या अलग होती है या फिर बेला को समझदारी हो जाता है, उसी चीज़ों को देखना है। आगे तो शुरू करते हैं। तीसरा दृश्य का सीन है वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्वतः खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और 2 चारपाइयाँ वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी है। कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी है। तो इस बार जो दृश्य है वो बेला से शुरू होता है, ठीक है। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है कल कुछ, पल में तोला पल में मासा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो बेला अपने आप से कहती है कि मैं किन लोगों के बीच में आ गई हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज कुछ और करते हैं, कल कुछ और करते हैं, पल में तोला है और पल में मासा, यानी कि तुरंत बदलाव आ जाना, ये होता है पल में तोला पल में मासा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती हुई, गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, नर्म होते हैं तो मुंह से कोमल भी दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई उन लोगों से, ठीक है। तो बेला उन लोगों के बारे में, यानी कि अपने जो भाभी हैं, अपने जो भैया हैं, उनके बारे में कहती है कि जब गर्म होते हैं तो ये लोग आग बन जाते हैं और जब नर्म होते हैं तो ये लोग कोमल बन जाते हैं। अब पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है, ठीक है। अब बेला की सास आ रही है। छोटी भाभी कहती है, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। अब छोटी भाभी यानी कि बेला की सास आकर उनसे कहती है कि ये जो रद्दी सामान बैठक में रखा हुआ है, ये कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता है, और इस कमरे में हम लोगों का ऐसा लगता था ये पुरानी चीज़ें हैं जिस पे हमारे दादाजी सब बैठा करते थे, तो ये अच्छी होगी। बट तुमने सही किया और मैंने यह परेश से कह भी दिया, और तुम जाओ अपनी रुचि से, अपने मन से जो भी सामान तुम्हें लेना है बाजार से जाओ और लेकर आ जाओ, ठीक है। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है, ठीक है। तो अब वह जो है सुरेश के कमरे में, वह कुर्सियाँ जो पुरानी टूटी फूटी कुर्सियाँ थी, वह सुरेश के कमरे में भाभी भिजवा रही है। फिर बेला बोलती है, आप बैठिए माँ जी। अब बेला की सास है तो वह एक तरह से माँ बोलेगी ही उसे, ठीक है। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्चे पड़े हैं उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का खट्टा हो गया है उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है, ठीक है। तो बेला की सास को भी बहुत सारे काम है, जैसे कि उसका पहला काम कि अनाज को फटकना, फिर मिर्च को कूटना, उसके बाद मक्खन, यानी कि दूध से जब लोग छाली निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे मक्खन कहते हैं, और उस मक्खन के बाद में फिर घी बन जाता है, और बहुत सारे काम हैं। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी रजबा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही ना हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है, ठीक है। तो फिर बेला की सास यानी कि बेला की माँ समझाती है कि
बेटी रजवा जो है वो मेरे पास आकर फूट फूट कर रोई, और इसीलिए फूट फूट कर रोई कि देखो वो नौकरानी बहुत समझदार है, बहुत विश्वसनीय है, बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन उनसे वो काम नहीं होता है जो वह काम कभी लाइफ में अपने की ही ना हो। ठीक है। आगे बेला उठते हुए आप बैठिए, तो छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाती है। बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूंगी, मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बहुराना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है। तो दादाजी के कहे अनुसार अब सब लोग उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? दादाजी ने कहा था कि जो भी छोटी बहू चाहेगी सब लोग वही करेंगे, कोई छोटी बहू का दिल नहीं दुखाएगा। इसीलिए छोटी बहू यानी कि बेला की सास उसे कहती है कि अधिक समय मैं तुम्हारा नष्ट नहीं करूंगी। रजवा थोड़ी भावुक स्त्री थी, जैसे ही तुम्हारा नया फर्नीचर यानी कि नया सोफ़ा सेट आ जाए तुम उससे झाड़ना सिखा देना, रजवा फिर सीख जाएगी। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बेला नहीं नहीं आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यूँ तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात का तनिक भी चिंता ना करना। ठीक है। और फिर उसकी सास चलने के लिए खड़ी होती है। बेला आप बैठिए तो सही। सास नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा तुम्हारा समय नष्ट ना करूँगी। और फिर उसकी सास बोली कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बेफालतू में बेकार में तुम्हारा समय नष्ट क्यों करूँ। और फिर सास चली जाती है। ठीक है। आगे बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। ये मांझी एकदम कैसे बदल गई? अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। ठीक है। मंजली भाभी क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सियानी। ठीक है। तो अब मंजली भाभी रजवा की बुराई करते हुए बेला से कहती है कि क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीखी है या नहीं? और हंसते हुए बोलती है बुढ़िया है तो सियानी। और यहाँ पे बुढ़िया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रजवा के लिए किया गया है। ठीक है। आगे बड़ी बहू आपने इंदू से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब इसी में बेला आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंजली भाभी वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं। ठीक है। दयानतदार का मतलब होता है ईमानदार और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। ठीक है। तो मंजली भाभी ने कहा कि दादाजी ने हमने एक नए नौकर के लिए बोल दिया है, जो नौकर नया होगा या नौकरानी होगी वो एक नए फैशन की होगी जो बड़े बड़े घरों में काम कर चुकी है। ये तो दादाजी थे जो पुराने नौकर को ईमानदार समझते थे और विश्वसनीय समझते थे, इसलिए इनके ही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। ठीक है। आगे बड़ी बहू मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। अब बड़ी बहू ने कहा मंजली भाभी से कि बहन जी मैं तो कहती हूँ कि रजवा की जो बहू है उसे ही अपने पास रख लो, वह जल्दी काम भी सीख जाएगी और उसकी उम्र भी क्या है, बहुत कम है। बेला अनयन मस्त नसी, नहीं नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर पर आप खड़ी क्यों हैं? मंजली भाभी हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे। फिर से मंजली भाभी बोल रही कि हम तुम्हारा समय बर्बाद ना करेंगे। बेला और भी चिढ़कर मेरा कुछ हर्ज नहीं होता बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं वर्ग में भी और बुद्धि में भी।
अब देखो, दादाजी ने कहा कि कोई भी बेला का दिल नहीं दुखाएगा, लेकिन बड़ी बहू और मंझली भाभी मिल करके उसकी दिल तो नहीं दिखा रही, लेकिन इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रही है, ठीक है। बड़ी बहू ने कहा कि हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज़ में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं, आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती है, और उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए मंझली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी जाती है, ठीक है। अब मंझली भाभी और बड़ी बहू ने यहाँ पे बेला का दिल दुखा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही अपने आप से परायों का सा बाहर से मंझली बहू के कह कहे की आवाज़ आती है, दूसरे क्षण वह और इंदु पारो के कंधे पर झूलते हुए बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मंझली बहू हंसी रोकर, और क्या मैं झूठ कर रही हूँ, अपनी इन दोनों आँखों से देखी। हंसती हुई मलावी ने सारी का सारी छतें फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल वहाँ से मुंह देखते रह गए। ये अब कहीं बाहर की बात कर रही है, अपने आस पड़ोस की बात कर रही है। ठीक है, एकांकी है ना, तो इसमें जो नाटक है, जो दृश्य है, ये आपको हर एक डिटेल्स के बारे में बताएगा, कौन क्या कह रहा है, कौन कब क्या कह रहा है, ठीक है। बड़ी बहू, भाई मुझे ही बताना क्या क्या मलावी ने, ठीक है। मंझली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है, यानी बैठ जाती है। उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंझली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंझली भाभी कुर्सी को जरा घिसकाकर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़कर फेंक दी छत। मलावी ने क्या की? बंसीलाल के सामने मलावी ने उसकी छत उखाड़ के फेंक दी। बाप रे बाप। मंझली बहू, मैं कहती हूँ मुँह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर 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 मुटर, सब ठाका लगाती है। अब बंसीलाल कोई उसके आस पड़ोस का व्यक्ति होगा और मलावी ने क्या किया, बंसीलाल की छत उखाड़ के फेंक दी। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। मंझली बहू, रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गए थे कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करते। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली। लेके फावड़ा, बस सारी रात छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे तब अंतिम कड़ी भी उखड़ चुका था। तब क्या करते, बस ताका किए मुटर मुटर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि बंसीलाल का छत, यानी कि बंसीलाल के रसोई का छत मजदूर अभी जस्ट बना करके गया था, और इधर बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों को पैसा देने या उनसे बातचीत करने दुकान पर गए ही थे कि उधर मलावी मारो मार को किसी ने जाकर बता दिया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है, और बस उसने फावड़ा लिया और उसने सारी छत को खोद डाली, तोड़ डाला। मंझली भाभी को छोड़कर सब हंसते हैं। मंझली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का? मंझली बहू, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है और जंघा पर हाथ मारकर बताती है कैसे ताल ठोक रहा है। इंदु, ताल ठोक रहा है? मंझली बहू कहा लगाती है, सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योंगड़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है रखे पाँव घर के भीतर, ठीक है। सब हंसते हैं। अब ये तो हो गई थोड़ी बाहर की बातें, आस पड़ोस की बातें, और आगे बढ़ते हैं। इंदु उंगली होठों पर रखकर, अरे भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई? जरा हंसकर किस बात पर कह लगाए जा रहे थे? मंझली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंझली बहू जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चरपाई से उठ जाती है। आइए आप इधर बैठिए, यानी कि सब लोग अब बेला की इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। मंझली भाभी कुर्सी से उठकर बोलती है, आइए इधर बैठिए, ठीक है। मंझली बहू
उठकर बोलती है कि नहीं आप आके इधर बैठिए। इंदु और पारो उठकर बैठती है और बोलती है कि नहीं आप आके इधर बैठिए। ये सब लोग बेला की इज्जत कर रहे हैं। फिर नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में यानी मुरझाया हुआ स्वर में, मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन्न हंसी के साथ आप हंसिए, कह लगाइए। ठीक है, आगे मंझली बहू, मैं कहती थी ना कि इस और ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। ठीक है। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को। मंझली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं, दिल से और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आती है तो वे। ठीक है, अब क्या हुआ कि मंझली बहू कहती है कि हम लोग हंसते हैं तो छोटी बहू को पढ़ने में अध्ययन करने में दिक्कत होती है, तो अगर ये दादाजी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? इंदु, किंतु यही एक जगह तो पर्दे वाली है, यही जगह तो पर्दे वाली है। मंझली बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में, यानी कि मंझली बहू हमेशा क्या करती है, हंसी मजाक वाले मूड में रहती है। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। इंदु चली क्या करने के लिए? दादाजी के कपड़े धोने के लिए। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंझली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो बड़ी बहू से, हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूँ छटवा लें। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरिया चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मंझली की बातों में, चलो दोनों चली जाती है अब काम करने। मंझली बहू, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चल कर बैठ। ठीक है, मंझली बहू यानी गपक्कड़ है, बहुत मुड़ियल है, बहुत हंसी खुशी वाली है, इसलिए उन्होंने कहा कि पारो चलो मेरे कमरे में बैठ के गप करते हैं। पारो, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मंझली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। किसकी आकर? बाज सी आकर। ठीक है, हंसती है, बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भाग कर उसके पास जाती है। मंझली बहू, सुनी तुमने मलावी की बात? खोद डाली उसने सारी की सारी छत, कहा लगाती है। ठीक है, यानी कि मंझली बहू हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहती है और सबको हंसाते रहती है, सबको पुरानी बातों को लेकर के या गांव के कोई भी बातों को लेकर के सबको हंसाते रहती है। बड़ी भाभी, मलावी ने तो छत खोद डाली। मंझली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी, मारो मार करती। पर मंझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ, यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। ठीक है, तो मंझली बहू एक तरह से वो एक ऐसी कैरेक्टर है, एक ऐसा चरित्र है कि वह सबसे बात करने में वह गपक्कड़ है। ठीक है, और सबसे बात करके ठहाका लगाने में सबसे माहिर है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं। बेला आंध्रकंड से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। अब बेला जो थोड़ा सा रुहासे स्वर में है, जो थोड़ा सा रोने के अंदाज में है, वह कहती है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ना यहाँ कोई समझता है और ना ही मुझे कोई अपना समझता है। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मंझली भाभी और माजी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता, सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी, मैं गई तो सब ऐसे सन रह गए जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। ठीक है, तो बेला उस दृश्य को दर्शाती है जो दृश्य उसने कुछ देर पहले देखा था, जहाँ पे बरामदे में सभी लोग बैठ करके अच्छे से बातें करके ठहाका लगा रहे थे।
परेश, परेश में बेला। और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता, तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं, सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। ठीक है, आगे परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम ना जाने तुम क्या चाहती थी। तो परेश बेला उससे कहता है कि तुम तो हमेशा कहती थी कि हमसे सब कोई नहीं दब के रहता, मैं सबका काम करती हूँ, ठीक है सब। तो फिर अब क्या चाहती हो तुम। तेजी से चिड़िया चढ़ता है बेला, निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। ठीक है, मीन्स कि बहुत थकी हुई रहती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। ठीक है, बाहों में मुंह छुपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, हाँ भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंख पोंछकर, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। भाभी जी करके यानी कि लास्ट में जी ना लगाया करो, अग्गू जी नहीं पिच्छू जी लगाओ, ये धमाल वाला डायलॉग है। इंदु, तो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तू मुझे यूं जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सासा चौंकर, दादाजी ने क्या कहा था। उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत ना की थी। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे क्या कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। अब आगे, ओह ये बात है। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। ठीक है, जैसे ही इंदु बोली बाग वाले तो बेला को समझ में आ गया कि दादाजी को ये बात पता चल गई है कि वो बाग वाले मकान में रहना चाहती है। इसलिए इंदु बोली कि दादाजी सब कुछ सह सकते हैं लेकिन किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। पृथक का मतलब होता है बच्चों अलग होना, नहीं सह सकते। ठीक है, आगे, हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। ठीक है, आगे बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी। बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। अब बेला को एहसास हुआ, बेला ने गहरी सांस ली और अब बेला को एहसास हुआ कि हमने भी इन लोगों को गलत समझा था और इन लोगों ने मुझे गलत समझ लिया। इंदु, आप कैसी बात करती हैं, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही मैं आपके भी पटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज होंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। अब बेला को अपनी गलतियों का लगता है थोड़ा एहसास हो रहा है। ठीक है, आगे इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहकर, मेरी प्यारी इंदु, मुझे केवल भाभी कहकर। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े। बेला, मेरे कपड़े आज रिजवा ना धोए, मेरे कपड़े आज रजवा नहीं धो दिए, सलवार कमीज तो थी, चल मैं तेरी सहायता करूँगी।
दोनों चली जाती है। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का उड़ाते उड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादाजी आ गए। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले लेंगे। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूँगा। सासा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, छोटी बहू। इंदु बाहर से, मैंने तो बहुतेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शरमाई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई, मैंने बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। जैसे ही दादाजी ने बेला को कपड़ा धोते देखा, वह शौक खा गए। सासा खड़े होकर आश्चर्य से बोले, छोटी बहू। तो फिर इंदु तुरंत डरी सहमी हुई बोली कि मैंने बहुत समझाया पर भाभी नहीं मानी। फिर दादाजी बोले, छोटी बहू इधर आ बेटी। तो फिर इंदु बोली कि मैंने बहुत समझाया भाभी को पर भाभी नहीं मानी। यहाँ पे इंदु बहुत डरी सहमी हुई है, क्योंकि दादाजी ने सबको आदेश दिया था कि कोई भी छोटी बहू का अनादर नहीं करेगा। ठीक है। दादा, उन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे कितनी बार कहा कि आदर से। ठीक है। तो अब देखो, दादाजी को बुरा लग रहा है क्योंकि इंदु भाभी को भाभी जी नहीं कह रही है, उनको आदर से नहीं बुला रही है। आगे अब लास्ट है बेला भावावेश के कारण रुंध हुए कंठों से, यानी कि भावुक हो गई बेला। बेला रोने के स्वभाव में आ गई और बोली, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वही डाल सूख कर मुरझा जाए। सिसक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा सहसा गिर जाता है। ठीक है। दादाजी ने एक ऐसा खेल खेला जिससे इंदु को अपनी गलतियों का पूर्णतः एहसास हो गया। बेला को उसकी गलतियों का पूरा एहसास हो गया। जब बेला स्टार्टिंग में यहाँ आई थी, जब बेला शुरू में इस घर में प्रवेश की थी, तो सबसे ऊपर अपने आप को बेला हमेशा मानती थी। वो किसी से दबना नहीं चाहती थी। ठीक है। लेकिन फिर दादाजी ने एक ऐसा खेल खेला जिसने इंदु को अपने आप एहसास हो गया कि नहीं, हमने गलत किया है, और बेला चाहती है कि अब वो साथ मिलकर रहेगी और सबके साथ खेलेगी, कूदेगी, खाएगी, कपड़े धोएगी और एक बहू की तरह घर में मिलजुल कर रहेगी और पेड़ की टहनी टूटेगी भी नहीं। इंदु का कहना है कि दादाजी, क्या आप चाहते हैं कि पेड़ अलग तो ना हो टहनी, लेकिन क्या सूख कर मुरझा जाए? इसीलिए बिंदु को अपनी बेला को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। ठीक है। और एक अच्छा एकांकी था, उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा प्रस्तुत एकांकी में बहुत अच्छी बातें कह गई थी। ठीक है। जॉइंट फैमिली के बारे में आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये पूरी एकांकी हमारे तरफ से? आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाना।